ऑल राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम्स को। कोलिनर्जिक सिस्टम को हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं और कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी बोलते हैं। चाहे तो आप कोलिनर्जिक सिस्टम की बात करिए या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करिए, ओवरऑल दोनों सेम चीज़ें हैं और दोनों में जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। जैसा कि हमने को ट्रांसमिशन में पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन के साथ वेसिको एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड और कुछ जगह नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज होता है एज ए को ट्रांसमीटर, तो वो एक हमको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे चूँकि ये चैप्टर काफ़ी डिटेल में मैं आपको यहाँ पे डिटेलिंग करूँगा ताकि आपका अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में अच्छी बनती है तो नो डाउट है कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको समझने के लिए आपको एक एक चीज़ें ध्यान से यहाँ पे सुननी और समझनी होगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की। तो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन मीन्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम है या आप कहिए जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है उनका कम्युनिकेशन आपस में कैसे होता है। तो कम्युनिकेशन को जैसे हमने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में पढ़ा, अब कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे चूँकि मेजर न्यूरोट्रांसमीटर हमारा एसिटाइल कोलिन है, तो चूँकि एसिटाइल कोलिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक में तो होता ही होता है, साथ ही सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल के केसेस में भी मेन न्यूरोट्रांसमीटर का है, इसका रोल होता है। तो फर्स्ट लाइन जो है, एसिटाइल कोलिन इज अ मेजर न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर एट ऑटोनॉमिक मीन्स पैरासिम्पैथेटिक को इंक्लूड कर लिया। अच्छा, सिम्पैथेटिक में भी कुछ जगह जैसे हमने सलाइवरी ग्लैंड को देखा था, स्वेट ग्लैंड को देखा था, ऑटोनॉमिक सोमैटिक एज वेल एज सेंट्रल साइट्स। अब अगर इसकी हम सिंथेसिस की बात करें, देखिए एसिटाइल कोलिन कैसे सिंथेसाइज्ड होता है। तो एसिटाइल कोलिन लोकली सिंथेसाइज्ड होता है कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में। तो एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस के लिए हमको जो रिक्वायर्ड होगा इनिशियली एटीपी और एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम में एसीटेट एक्टिवेटिंग रिएक्शन देगा और कोएंजाइम में एज एसीटेट एक्टिवेटिंग रिएक्शन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, नॉट एसिटाइल कोलिन, इट्स एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ देयर विल बी अपटेक ऑफ कोलिन इन द कोलिनर्जिक नर्व्स। The uptake of choline is mediated by sodium choline co-transporter। उसको भी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा है that here is a choline and choline is uptaken with the help of sodium choline co-transporter, and as the choline will come inside, now there will be due to the presence of choline acetyl transferase in the cholinergic nerve ending. Now this choline acetyl transferase फॉर्म एसिटाइल कोलिन विद द हेल्प ऑफ अपटेकन कोलिन। तो इस बात को यहाँ पे कैसे कहा गया है, कोएंजाइम ए एसीटेट को एक्टिवेट करेगा अलोंग विद एसीटेट एटीपी के साथ, इट विल फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम में। पैरेलली जो सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर हो रहा है उसके हेल्प से कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज ने एसिटाइल कोलिन बना दिया और ये एंजाइम फिर से फ्री हो गया। तो दिस इज एसिटाइल कोलिन की ये सिंथेसिस का पार्ट। अब हम बात करते हैं कि एसिटाइल कोलिन इज एक्टिवली टेकन अप बाय द एक्सोनल मेम्ब्रेन। ये एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है उससे एसिटाइल कोलिन जो है एक्टिवली टेकन अप होती है सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर से, एसिटाइलेटेड विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड को एंजाइम ए बाय द एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। ये चीज़ हम सारी पढ़ चुके पीछे। इस डायग्राम की हेल्प से आप ये देखेंगे कि देखिए ये कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग है। इस कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में इधर से कोलिन का ट्रांसपोर्टर जैसे मैंने बताया और ये एसिटाइल कोलिन का ट्रांसपोर्टर अपटेक कर रहा है इनसाइड ऑफ द वेसाइकिल, और इनसाइड ऑफ द वेसाइकिल को जाने से जो एसिटाइल कोलिन की ड्रग रोकती है जिसका नाम होता है वेसामिकॉल। वेसामिकॉल क्या कर रही है, एसिटाइल कोलिन के अपटेक को बंद कर रही है। कहाँ पे, साइनेप्टिक वेसाइकिल में। एक तो ये वर्क हो गया है वेसामिकॉल का। अब यहाँ पे देखें एक होता है बॉटुलिनम टॉक्सिन। तो बॉटुलिनम टॉक्सिन क्या होता है, बॉटुलिनम टॉक्सिन क्या इनहिबिट कर रहा है, बॉटुलिनम टॉक्सिन कर रहा है एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मीन्स एसिटाइल कोलिन को रोकेगा अपने निकोटिनिक और मस्कैरिनिक रिसेप्टर से बाउंड होने के लिए। एक तरह का हेमिकोलेनियम जिसको लिख रखा है HC3,
तो हेमीकोलिनियम क्या कर रहा है, सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर जो कोलिन को अंदर ला रहा था उसको इनहिबिट कर रहा है, मींस ओवरऑल एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को या फॉर्मेशन को क्या कर रहा है इन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग, स्लो कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देगा एसीटेट में और कोलिन में, तो कोलिन का फिर से रीअपटेक हो जाएगा और एसीटेट अलग हो जाएगा। एंटी कोलिन एस्टरेज जो ड्रग होंगी वो इस एंजाइम को इनहिबिट करके एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन को नहीं होने देंगी, मीन्स एसिटाइल कोलिन के लेवल को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ाएंगी। तो ये एक ओवरऑल इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मस्कैरिनिक रिसेप्टर यहाँ पे दिखा रखा है, इट मीन्स मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में है वो कैसा होगा, जैसा हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट समझ रखा है, वो बेसिकली हमारा ऑटो रिसेप्टर है। मीन्स अगर ये रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा तो ओवरऑल एसिटाइल कोलिन का जो आउटफ्लो है, रिलीज है कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग से, वो क्या होगा, स्लो होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन में आप बात करें तो कोलिन एस्टरेज जो इमीडिएटली आफ्टर रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम कोलिन एस्टरेज एंड कोलिन इज रीसाइकल्ड, ये यहाँ पे दिखा रखा है इस चीज को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर बॉडी में एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है जो बेसिकली एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर रहा है, वो दो तरीके के हैं। एक तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सारे कोलिनर्जिक साइट्स पे है अलॉन्ग विद आरबीसी एंड ग्रे मैटर में है, जबकि ब्यूटायर कोलिन एस्टरेज ये भी नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसको हम स्यूडो कोलिन एस्टरेज भी बोलते हैं। ये प्लाज्मा, लिवर, इंटेस्टाइन एंड वाइट मैटर में होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन की अगर बात करें जैसा कि ये बेसिकली वेरी फास्ट इन मीन्स एसिटाइल कोलिन एस्टरेज बहुत फास्ट इन माइक्रोसेकंड करता है इसकी हाइड्रोलाइसिस, जबकि ये काफ़ी स्लो करता है, राइट। अब आपको इतना डिटेलिंग ड्रग का, जब ड्रग डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे भी अगर आप इसको कैरी कर लेते हैं, जैसे मिथाकोलिन जो है वो स्लोअर करता है, स्लोअर देन एसिटाइल कोलिन नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ब्यूटायर कोलिन नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ब्यूटायर कोलिन हाइड्रोलाइज नहीं होता एंटी कोलिन एस्टरेज से, ये चीज़ लिखा। मेथाकोलिन स्लोअर, मेथाकोलिन को ये स्लोअर हाइड्रोलाइज करता है एसिटाइल कोलिन से। इसी तरीके से इनहिबिशन की अगर बात करें तो बेसिकली ये फाइसोस्टिग्मिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मीन्स फाइसोस्टिग्मिन अगर हम ड्रग देते हैं तो वो ये ज़्यादा इनहिबिट करेंगे किसको, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को, जबकि अगर हम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स देते हैं तो दे विल इनहिबिट ब्यूटायर कोलिन एस्टरेज। और दोनों की में अगर ये कोई भी एंजाइम इनहिबिट करें या दोनों इनहिबिट करें तो अल्टीमेटली आप एसिटाइल कोलिन को रोकते हैं, उसकी सिंथेसिस को रोकते हैं और उसके ब्रेकडाउन को बढ़ाते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो टर्मिनेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एक्शन, या इसकी बात करें तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंजेस्टेड एस्टर्स, क्योंकि सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारे एस्टर्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये उसको बेसिकली, इसीलिए ऑर्गेनोफॉस्फेट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ब्यूटायर कोलिन एस्टरेज के लिए। तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन में आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की। देखिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर को पढ़ने से पहले बच्चे इस चीज़ को ध्यान दें कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है वो दो तरीके का है, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। अब मस्कैरिनिक जो है फॉर्मर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, मीन्स मस्कैरिनिक जो है वो चाहे M1 हो, M2 हो, M3 हो, M4 या M5, जैसे कि इसके इतने प्रकार हैं, सारे के सारे GPCR के एग्जाम्पल हैं। जबकि निकोटिनिक जो एग्जाम्पल है वो लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल, आयन चैनल का एग्जाम्पल है। तो चूंकि मेन जो हमारा फोकस्ड है, जिसपे अभी तक जो मेन स्टडी की गई है वो M1, M2 और M3 के वर्क को इलिस्ट्रेट किया गया है। M4 और M5 पे उतनी स्टडी अभी तक नहीं हुई है। तो M1, M2 और M3 को हमको बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्रिएट कर, मतलब पूरा ये टॉपिक में पकड़ बनाने के लिए समझना पड़ेगा कि M1 की लोकेशन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट M1 में अगर ये GPCR है तो किस तरीके की जी प्रोटीन है। GQ है, जैसा कि हमने GPCR को जब डिटेल पढ़ाया तो उसमें हमने बताया कि उसमें मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है
कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जीपीसीआर में किस तरीके की प्रोटीन है, जीएस है, जीक्यू है, जीआई है, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि जो M1 रिसेप्टर है दैट इज लोकेटेड ऑन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड सीएनएस। तो ये चीज़ याद कर लेनी है बच्चों को, राइट। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सीएनएस। अब जब हम M2 रिसेप्टर की लोकेशन देखते हैं तो M2 रिसेप्टर में बेसिकली ये हार्ट में होते हैं, चाहे तो ऐसे नोड ले लो, एवी नोड, एट्रिया, वेंट्रिकल, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं, विसरस स्मूथ मसल में भी होते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो प्रोटीन है वो GI/GO है, मीन्स यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपनिंग होगी। अब जो बच्चा GPCR को डिटेल पढ़ा होगा वो यहाँ पे आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। विसरल स्मूथ मसल में भी M3 रिसेप्टर है, आइरिस में, प्यूपिल से सर्कुलर मसल में भी आपका क्या है, M3 रिसेप्टर है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होंगी वहाँ पे भी आपका M3 रिसेप्टर है, या वैस्कुलर एंडोथीलियम की हम बात करें तो वहाँ पे बेसिकली M3 रिसेप्टर है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे वैस्कुलर एंडोथीलियम में NO के थ्रू एक्शन है और आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन, तो ये अभी हम डिटेल 1 by 1 पढ़ें। तो ट्रांसड्यूसर पाथवे आप अगर GPCR की पकड़ है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब एगोनिस्ट की अगर बात करें तो ऑक्सीटिमोरिन, मेथाकोलिन और बेथानिकॉल, ये रिस्पेक्टिवली M1, M2 और M3 के क्या है, एगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट पायरेंजेपिन, टेलेंजेपिन M1 के लिए, ट्रिप्टामिन या मेथोट्रामिन ये M2 के लिए, और सॉलिफेनासिन और डेरिफेनासिन ये आपकी M3 के लिए एंटागोनिस्ट है। तो ये हो गया मस्कैरेनिक रिसेप्टर का। अब अगर हम बात करें, देखिए इसमें अब आपको इसमें बोर नहीं होना है। अगर आप इसमें बोर हो जाएंगे तो आपका कंसेप्ट फिर अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसमें आपको ये चीज़ करनी है, इसमें आपको जो फर्स्ट टाइम लड़का पढ़ रहा है वो तो एटलीस्ट इतना कर ले कि इनकी जो लोकेशन है, लोकेशन को बिल्कुल याद कर लेना है कि कौन सी लोकेशन कहाँ है, प्लस बैक साइड से GPCR की डिटेलिंग को अच्छे से पढ़ना है। तो आप वहाँ से ये जो ट्रांसड्यूसर पाथवे है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर ट्रांसड्यूसर पाथवे आपका बहुत क्लियर है तो आप खुद से बोल सकते हो कि पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है तो सेल हाइपरपोलराइज होगी। अब क्योंकि सारे वेंट्रिकल हार्ट में हाइपरपोलराइजेशन होगा तो हार्ट रेट स्लो होगा, एक मोटी मोटी आइडिया लग जाएगी। अब जैसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो यहाँ GQ प्रोटीन है, मीन्स अल्टीमेटली कैल्शियम का रिलीज है फास्फोलाइपेज CIP3 डाइसेल ग्लिसरॉल के थ्रू, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ेगा। अब अगर आइरिस की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, विसरल स्मूथ मसल की बात करें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे वैसोडाइलेटेशन जो होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड मीडिएटेड होता है, ये स्पेशल केस है तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपका रिसेप्टर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे कई चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर की। निकोटिनिक रिसेप्टर दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक निकोटिनिक। तो निकोटिनिक मस्कैरेनिक जो होता है बेसिकली ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है, स्केलेटल मसल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है। और ये जो NN होता है ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, एड्रिनल मेडुला एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जहां पर भी ये रिसेप्टर होंगे, चूंकि दोनों लाइगेंड गेटेड कैटाइन चैनल है और इनका नेचर है कि ये इतनी प्रोटीन ये मिलके बनी होती है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म यहाँ पे कैटायन का ओपनिंग है, सोडियम पोटेशियम चैनल इन्वॉल्व है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम प्लस कैल्शियम भी इन्वॉल्व है। एगोनिस्ट यहाँ PTMA की हम बात करेंगे, लाइक फिनाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम, और यहाँ पे निकोटिन दोनों में बेसिकली एगोनिस्ट होता है, जबकि यहाँ DMPP डाइमिथाइल फिनाइल। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें आपका कॉन्सेप्ट, मैं कंसेप्चुअल चीज़ें सारी बता के चलता हूँ। अब हम बात करते हैं लाइक कोलिनर्जिक ड्रग्स की। तो देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलिए या आप पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स बोलिए या कोलिनोमाइमेटिक्स बोलिए, ओवरऑल दोनों सारी चीज़ें एक हैं। जो एस्टाइल कोलिन हमारा नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है, कहीं ना कहीं सारी ड्रग्स एस्टाइल कोलिन की तरह एक्शन देंगी या एस्टाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ाएंगी, राइट। तो जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का, कोलिन एस्टर, एस्टाइल कोलिन, मेथानिकॉल, कार्बेकॉल, बेथानिकॉल, एल्कलॉइड्स, मस्कैरिन, पालेकार्पिन, एरिकोलिन। तो आपको लर्न करना पड़ेगा। एक्शंस की हम बात करते हैं डायरेक्ट, लाइक मस्कैरिनिक एक्शन। तो देखिए मस्कैरिनिक में अब सीधे से अगर आपको ये चार्ट की क्लैरिटी है तो यहाँ पे आपको पता है कि पूरे हार्ट में आपके ऐसे नोड में भी क्या थे,
M2 रिसेप्टर था, और कौन सी प्रोटीन थी, जियो प्रोटीन थी, इनहिबिटरी प्रोटीन थी, और यहाँ पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा था। तो अब देखिए, अब हम इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। देखिए, अब M2 रिसेप्टर जियो मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, अगर जियो मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा तो पोटेशियम का इफ्लक्स होगा। तो पोटेशियम का जब इफ्लक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन जब होगा तो सेल क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाएगी, राइट। तो हम उसको बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन की तरफ जा रही, तब हम बोलेंगे स्टाइल कोलिन हाइपर पोलराइजेस द एसे नोडल सेल एंड डिक्रीज द रेट ऑफ डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन। तो देखिए, डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको इस डायग्राम की हेल्प से मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये रोल ऑफ स्टाइल कोलिन ऑन एसे नोडल डिपोलराइजेशन में, देखिए हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करके रखा है, ये एसे नोडल इम्पल्स का एक ग्राफ है। तो इसमें बेसिकली ये दिखा रखा है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल एसे नोडल सेल का है वो -60 मिली वोल्ट है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और -60 मिली वोल्ट पे ये डिपोलराइजेशन हो रहा है, और ये रैपिड डिपोलराइजेशन है, और ये प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि डिपोलराइजेशन के लिए सोडियम आयन इन्वॉल्व है, राइट, और यहाँ पर ये रिपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम आयन इन्वॉल्व है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अब ये नॉर्मल है हमारा, कि नॉर्मल आपकी इस तरह की डिपोलराइजेशन होगा, और स्लाइटली फिर इंस्टेंट डिपोलराइजेशन होगा, और प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन होगा, इस तरीके से। अब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या बोलता है, जैसा कि यहाँ पे आपने बोला कि M2 रिसेप्टर है और हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। तो बेसिकली देखिए, जैसे अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा जो फेज है ये रिपोलराइजेशन फेज है। रिपोलराइजेशन फेज है मीन्स पोटेशियम आयन यहाँ पे इफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम आयन इफ्लक्स होने की वजह से ये डाउनवर्ड जो है ये ग्राफ आ रहा है। तो अब चूंकि यहाँ पे जो हमने एस्टाइल कोलिन का एक्शन देखा है ऐसे नोड पे, तो एस्टाइल कोलिन खुद में क्या कर रहा है, M2 रिसेप्टर जियो मीडिएटेड रिस्पॉन्स मीन्स ये भी पोटेशियम आयन के इफ्लक्स को बढ़ाएगा। तो जब यहाँ पे ये पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का ये जो डिपोलराइजेशन इवेंट स्टार्ट हो रहा है, ये डिपोलराइजेशन इवेंट स्लोली स्टार्ट होगा, मतलब ये ऐसे ना जाके ये स्लोली इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से मूव करेगा ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये हाइपर पोलराइजेशन दिखा रखा है, राइट, और ये स्लोली स्टार्ट हो रहा है, मीन्स जहाँ पे आपकी 2 वेव खत्म हो जाएंगी उतनी लेंथ में स्लो डिपोलराइजेशन हो रहा है। तो स्लोअर डिपोलराइजेशन हो रहा क्यों, क्योंकि M2 रिसेप्टर मीडिएटेड ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन चैनल रिजल्टिंग इन हाइपर पोलराइजेशन ऑफ एसे नोडल सेल्स एंड दैट एसे नोडल सेल्स लीड्स टू द स्लोअर डिपोलराइजेशन। तो ये स्लोअर डिपोलराइजेशन हो रहा, राइट। तो जब स्लोअर डिपोलराइजेशन हो रहा मीन्स जो रेट है हार्ट रेट वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा हार्ट रेट डिक्रीज्ड, राइट। तो इसको आप इस तरीके से फिर देख सकते हैं कि एस्टाइल कोलिन हाइपरपोलराइजेस द एसे नोडल सेल, डिक्रीज द रेट ऑफ डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन, एज ए रिजल्ट रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन इज रिड्यूस्ड, ब्रेडिकार्डिया और इवन कार्डियक अरेस्ट में अकर एट द AV node and his Purkinje fiber refractory period is increased and conduction is slowed, PR interval increase and partial complete AV block may be produced। PR interval जब आप इसका क्योंकि ऐसे नोड से जो ऐसे नोड आपका जो ECG होता है उसमें P वेव ऐसे नोड देता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से P वेव आती है। तो चूंकि एट्रियल डिपोलराइजेशन आपका इसमें स्लो हो गया तो वो जो PR इंटरवल है P वेव और QRS में R वेव का जो गैप है वो भी बढ़ जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा है कि PR इंटरवल भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और AV नोड में भी ये डिपोलराइजेशन को स्लो करेगा तो वो नोडल ब्लॉक की तरफ उसको ले जाएगा। तो इस डायग्राम की हेल्प से, और आपको अगर इस चीज़ का नॉलेज है कि M2 रिसेप्टर से पोटेशियम का इफ्लक्स बढ़ रहा, तो हाइपर पोलराइजेशन को मतलब स्ट्रॉन्ग रिपोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन की हेल्प से आप उसको समझ सकते हैं। ये आपका एक एसिटाइलकोलिन का फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए ब्लड वेसल में। तो जैसा कि हमने देखा कि ब्लड वेसल में जो रिसेप्टर है वो M3 रिसेप्टर, और M3 रिसेप्टर का GQ मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। तो GQ मीडिएटेड रिस्पॉन्स से तो कई बार लग रहा है कि नो डाउट अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे IP3 डाइएसाइलग्लिसरॉल के थ्रू कैल्शियम चैनल ओपन होगा और कैल्शियम जब आएगा तो नो डाउट कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
यहीं पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ब्लड वेसल्स में EDRF इंड्यूस, ब्लड वेसल में बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर, एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर EDRF नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, उसके नाइट्रिक ऑक्साइड डिपेंडेंट रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑल द जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेटेड होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन की यहाँ पे बात नहीं होती। वो कैसे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और जब ब्लड वेसल डायलेटेड होंगी, जब फेस की ब्लड वेसल डायलेटेड होगी तो नो डाउट फॉल इन बीपी, या पूरे बॉडी की ब्लड वेसल डायलेट होगी तो फॉल इन बीपी, फ्लशिंग स्पेशली इन ब्लड एरिया अकर होगा। तो ये एक अलग बात है। अब इसके मॉलिकुलर मैकेनिज्म को देखते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें आपको ये समझना है कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल में जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये इस ब्लड वेसल की स्मूथ मसल को क्या कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड मीडिएटेड रिस्पॉन्स के थ्रू डायलेट कर रहा है। और जब स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो ब्लड वेसल डायलेट होगी। तो जैसे ये देखिए, ये आपका एक पूरी ये ब्लड वेसल है, राइट। तो ब्लड वेसल के बीच में ये जो ल्यूमेन है, यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है और ब्लड के टच में एंडोथीलियम होता है ब्लड वेसल्स का पार्ट, और ये पार्ट दिखा रखा है स्मूथ मसल का। तो ये एक पूरी एक ब्लड वेसल का एक सामने से व्यू है, फ्रंट व्यू। तो अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा है कि अब इस स्मूथ मसल को नाइट्रिक ऑक्साइड डिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करेंगे, रिलैक्स कर देंगे। और जब ये रिलैक्स हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा डायलेटेड हो जाएगी, ये ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। जब ये इसको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये रिलैक्स होगी तो ये डायलेट होगी। अब कैसे, देखिए इस स्मूथ मसल का एक फुल डायग्राम, एंडोथीलियल सेल का ये डायग्राम यहाँ पे निकाल दिया समझाने के लिए, और ये स्मूथ मसल को यहाँ पे कर दिया। तो बेसिकली हो कह रहा है कि जब एसिटाइलकोलिन एंडोथीलियम से अपने M3 रिसेप्टर से GQ मीडिएटेड रिस्पॉन्स देता है तो वहाँ पे कैल्शियम का रिलीज होगा, कहाँ पर, एंडोथीलियम सेल में। और जब कैल्शियम का रिलीज होगा तो एंडोथीलियम के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट एंडोथीलियम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज ENOS, जो L-आर्जिनिन अमाइनो एसिड से नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्म करेगी, सिंथेसाइज्ड करेगी। और वो सिंथेसाइज्ड नाइट्रिक ऑक्साइड इस एंडोथीलियम से डिफ्यूज होके कहाँ जाएगा, इस स्मूथ मसल पे। तो जब ये स्मूथ मसल पे जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, साइक्लिक GMP मीडिएटेड क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। और साइक्लिक AMP कैल्शियम आयन के ओवरऑल प्रोडक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और कैल्शियम आयन के प्रोडक्शन को जब डिक्रीज करेगा तो वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या होगा, वैसो डायलेटेशन। अब यहाँ पे इस मैकेनिज्म को इस तरीके से दिखा रखा है। एंडोथीलियम में M3 रिसेप्टर है, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुआ एंडोथीलियम में, जो कि डिफ्यूज होगा स्मूथ मसल में गया, जिसने क्या किया, रिलैक्सेशन किसका, स्मूथ मसल का। तो इसकी हेल्प से, इस डायग्राम की हेल्प से, और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड पोटेशियम आयन का फ्लक्स भी करा रहा है स्मूथ मसल से, जो कि रिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगेन ये वैसोडाइलेटेशन के लिए ये मैकेनिज्म भी रिस्पॉन्सिबल है। साइक्लिक GMP जितना ज़्यादा फॉर्म होगा उतना ज़्यादा वेसल स्मूथ मसल रिलैक्स होगी, तो और आपका ये रिलैक्स होगी वेस्कुलर स्मूथ मसल, ये वाला पार्ट, तो ये चीज़ डायलेटेड होगी। तो ये चूंकि vasodilation is primarily mediated through the release of an endothelium dependent relaxing factor which is nitric oxide. Stimulation of cholinergic nerve to the penis cause erection of releasing nitric oxide dilating cavernosal blood vessel. पेनिस के इरेक्शन के केस में भी M3 रिसेप्टर जो कि पेनिस के कैवर्नोसल वेसल्स में होते हैं, कैवर्नोसल वेसल्स को M3 मीडिएटेड GQ रिस्पॉन्स, और बेसिकली वहाँ पे भी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि डायलेट कर देता है। और डायलेट करने की वजह से वहाँ पे ब्लड की फिलिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेनिस का इरेक्शन पॉसिबल होता है। तो पेनिस के इरेक्शन की जो एक मतलब कंडीशन है वो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से डायलेटेशन और उसकी वजह से ब्लड की ज़्यादा फिलिंग की वजह से होती है। तो ये आप इस डायग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल। तो देखिए स्मूथ मसल में M3 मीडिएटेड GQ मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड केवल कॉर्पस कैवर्नोसम में और एंडोथीलियम में था। यहाँ पे IP3 DAG मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। तो हमको पता है IP3 DAG मीडिएटेड रिस्पॉन्स के लिए GPCR में हमने डिटेल से पढ़ा है कि वहाँ पे अल्टीमेटली क्या रिलीज होता है IP3 के थ्रू, कैल्शियम चैनल रिलीज होता है। कैल्शियम कॉलमोडेलिन से मिलकर कैल्शियम कॉलमोडेलिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये बेसिकली कैल्शियम कॉलमोडेलिन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा,
इनएक्टिव एमएलसी को क्या करेगा, एक्टिव एमएलसीके में कन्वर्ट करेगा, जिसको एमएलसी फॉस्फोरिलेट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, राइट। तो स्मूथ मसल इन द मोस्ट ऑर्गन इज कॉन्ट्रैक्टेड, टोन एंड पेरिस्टाल्सिस इन द जीआईटी इंक्रीज्ड होगा, स्फिंक्टर रिलैक्स होगा। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि जब ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये चीज़ रिलैक्स कैसे कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, और पेरिस्टाल्सिस भी यूरेटर में इंक्रीज हो जाएगी, और डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, वाइडनिंग ऑफ ब्लैडर के लिए आप मतलब स्टिमुलेट होगा, ब्रोंकियल मसल भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। तो कॉन्स्ट्रिक्शन ओवरऑल है, ओवरऑल यहाँ पे हम देख सकते हैं, और वाइडनिंग ऑफ ब्लैडर है। ये जो स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा है बेसिकली, ये थोड़ा डाउटफुल है, तो इसके समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखना होगा। देखिए ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे दिखा रखा है, तो आप इसको नहीं भी बनाते हैं ये बेसिकली राइट। तो ये M2 मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, ये M3 मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि बीटा रिसेप्टर से मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। स्मूथ मसल में एक्टिवेशन लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन, तो वो हमने इस डायग्राम से भी देख चुके, इससे हम देख चुके, तो इसको हम यहाँ पे डिटेल रिपीट नहीं करते। ब्लड वेसल का ये डायग्राम यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस पार्ट में यहाँ पे नहीं करेंगे। अब ये पार्ट रहा स्फिंक्टर का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्फिंक्टर। तो देखिए स्फिंक्टर का जो ल्यूमेन है और ये स्फिंक्टर का जो ये बेसिकली स्मूथ मसल वाला पार्ट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्फिंक्टर रिलैक्स कैसे होगा, ये इसको जो हमको रिलैक्स करना पड़ेगा। तो इसको रिलैक्स के लिए यहाँ पे ये दिखा रखा है, यहाँ पे बेसिकली गैंग्लिया प्रेजेंट है। गैंग्लिया मीन्स एनएन रिसेप्टर प्रेजेंट है, और हमको पता होना चाहिए कि गैंग्लिया से जब गैंग्लिया एक्टिवेटेड होती है तो वहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, लाइक एटीपी रिलीज होता है, लाइक वीआईपी वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड रिलीज होते हैं, जो कि स्मूथ मसल को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। वही चीज लिखा है यहाँ पे, एक्टिवेशन ऑफ M1 रिसेप्टर इन द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। M1 रिसेप्टर होगा पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में, रिलीज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सच एज एटीपी, नाइट्रिक ऑक्साइड, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड टू रिलैक्स स्मूथ मसल स्फिंक्टर। तो स्मूथ मसल स्फिंक्टर में बेसिकली कौन सा रिसेप्टर है, M1 रिसेप्टर, राइट। और वहां पे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया प्रेजेंट होने की वजह से कौन सा बेसिकली को ट्रांसमीटर जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे एक्शन के लिए, और इनहिबिटरी को ट्रांसमीटर होने की वजह से ये चीज़ रिलैक्स हो रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लैंड्स में। तो देखिए जैसा कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम को या पैरासिम्पैथेटिक को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं, तो ये एक जस्ट ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं कि जब चूंकि डाइजेशन के लिए सारे ग्लैंडुलर सिक्रीशन होना चाहिए, तो सारे सिक्रीशंस को आपको एनहांस करना है। मीन्स पैरासिम्पैथेटिकली इनर्वेटेड जो भी ग्लैंड होंगी वो M3 M2 मीडिएटेड, लाइक स्वेटिंग हो, सलाइवेशन हो, लैक्राइमेशन हो, ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन हो, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सब कुछ एनहांस होगा। जबकि यही जस्ट अपोजिट इसका करना है हमको, किसमें, सिंपैथेटिक में। आई की अगर बात करें तो वहाँ पे M3 रिसेप्टर GQ मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, कैल्शियम का रिलीज है, इट मीन सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और क्या होगा, मियोसिस होगा। स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल के थ्रू, तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आउटफ्लो फैसिलिटी बढ़ती है, रिडक्शन इन इंट्राओकुलर टेंशन होता है, इसीलिए इसको ग्लूकोमेटस पेशेंट में हम कई बार यूज भी करते हैं। ऑटोनोमिक गैंग्लिया की बात करें तो ये एक अपने में एक अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी है 5th सेमेस्टर में, तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझना होगा। देखिए ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो होता है बेसिकली बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया अगर स्टिमुलेट होते हैं तो वहाँ पे तभी ये स्टिमुलेट होंगे जब हायर डोज इन्वॉल्व हो, राइट। हायर डोज की वजह से ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया इन्वॉल्व होंगे। तो हाई डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन अगर दिया जाए एट्रोपिन देने के बाद, तो एट्रोपिन से सारे मस्कैरेनिक रिसेप्टर तो ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन हाई डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन से क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक गैंग्लिया स्टिमुलेट होगी, और उसकी वजह से कैटेकोलामिन रिलीज होने की वजह से बीपी एनहांस होगा। मींस एसिटाइलकोलिन कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स के थ्रू EDRF डिपेंडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से क्या कर रहा था, वैसोडाइलेशन, फॉल इन बीपी। लेकिन अगर आप ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के थ्रू हायर डोज पे उसका एक्शन देखें तो वो क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया के थ्रू क्या कर रहा है, बेसिकली वो इंक्रीज इन बीपी कर रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। स्केलेटल मसल में NM रिसेप्टर होगा, आयन गेटेड लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, तो नो डाउट वहाँ पे क्या होगा, डिपोलराइजेशन इवेंट को प्रमोट करेंगे, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। CNS सेक्शन की अगर बात करें तो एसिटाइलकोलिन अगर IV इंजेक्ट किया जाता है, दैट कैन नॉट पेनिट्रेट टू द ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड दैट्स व्हाई नो सेंट्रल इफेक्ट विल बी देयर। हाउएवर डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द ब्रेन प्रोड्यूस अराउजल रिस्पॉन्स फॉलोड बाय डिप्रेशन।
तो ये एक आपका ओवरऑल क्या है, मींस आपका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ओरिएंटेड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग एसिटाइलकोलिन का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है पाइलोकार्पिन, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, इसलिए मैंने पाइलोकार्पिन का डिटेल कर दिया है। पाइलोकार्पिन बेसिक पाइलोकार्पस माइक्रोफिलस से ऑब्टेंड होती है, लीफ से, और ये प्रोमिनेंट मस्कैरेनिक एक्शन इसके अंदर होता है, और ये स्टिमुलेट करती है गैंग्लिया को, और गैंग्लियानिक में केवल एक गैंग्लियानिक मस्कैरेनिक रिसेप्टर के थ्रू स्टिमुलेट करती है। पाइलोकार्पिन जो है मार्क स्वेटिंग, सलाइवेशन और अदर सिक्रीशन को एनहेंस करती है। वैसे भी ये पाइलोकार्पिन कोलिनर्जिक ड्रग है, तो ये सारे सिक्रीशन को एनहांस ही करेगी। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट इसका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि चूंकि गैंग्लिया के थ्रू एक्ट कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स होगा ही। स्मॉल डोज जनरली कॉजेज फॉल इन बीपी, मस्कैरेनिक एक्शन, बट हायर डोज एल्सिट बीपी, टैकीकार्डिया, प्रोबेबिलिटी टू द गैंग्लियानिक स्टिमुलेशन। गैंग्लियानिक स्टिमुलेशन से क्या होगा, सिंपैथेटिक गैंग्लिया स्टिमुलेट होगी और वहाँ पे कोटेकोलामाइन की वजह से बीपी राइज होगा। आई में इसको अप्लाइड किया जाता है तो ये पेनिट्रेट कर जाती है कॉर्निया को, और इसकी इस फीचर की वजह से मियोसिस भी कॉज करती है और सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, फॉल इन इंट्राओकुलर टेंशन की के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये। पाइलोकार्पिन इसीलिए हम यूज़ करते हैं आई में 0.5 to 4% ड्रॉप में यूज़ पाइलोकार्पिन का हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली दिस इज आपका ये सारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें कई जगह से मिक्स करके यहाँ पे दी हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर बन पाएगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।